तो हेलो एवरीवन, सिक्स क्लास की इस एनसीईआरटी सीरीज में आपका स्वागत है। और ये हम आज पढ़ेंगे तीसरा अध्याय, आरंभिक नगर। ये पुराने भवन का संरक्षण, ये दोनों की वजह से हड़प्पा की खोज हुई, ऐसा नहीं है। ये एक कहानी है इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, जो कि ये बता रहे हैं कि हड़प्पा की कहानी क्या है। स्टार्टिंग में से करिए। हड़प्पा की कहानी। अक्सर पुरानी इमारतें हमारी अपनी कहानी बताती हैं। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पूर्व स्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि ये एक खंडर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी। कब? 150 साल पहले। कहाँ पे हड़प्पा पूर्व स्थल मिला? कहाँ पे मिला? पाकिस्तान में। ठीक है, जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी। तो हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जो रेलवे लाइन में काम कर रहे थे। बिछाने वाले इंजीनियर खंडरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गईं। उसके बाद 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा, और तब पता चला कि खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। जिस खंडर से ये ईंटें उखाड़ के ले गए, 80 साल पहले पता चला कि वो खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है, क्योंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी। इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीजें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 447 साल पहले हुआ था। हड़प्पा नगर कब हुआ था? 4700 साल पहले। ठीक है, उसके बाद ये आधुनिक नगर पाकिस्तान के पंजाब, सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तु मिली, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने होते थे। ये ऐसे घड़े टाइप के होते थे, लाल बर्तन, इन पर काले रंग के चित्र ऐसे उकेरे जाते थे। पत्थर के बाट, मोहरे, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड। इन नगरों की विशेषता क्या थी? इन नगरों में कई को 2 या उससे ज्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्राय पश्चिमी भाग छोटा था, लेकिन ऊंचाई पर था। ये छोटा भाग हो गया और ये थोड़ा बड़ा भाग हो गया। इसको हम कहते थे दुर्ग, और इसको कहते थे निचला नगर। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने दुर्ग कहा। ये दुर्ग ऊंचाई वाले भाग को, निचले हिस्से को निचला नगर कहा। दोनों हिस्सों की 4 दीवारियां पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी से पकी थी कि हजारों साल बाद आज तक इनकी दीवारें खड़ी हैं। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह से करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहें। कुछ नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदाड़ो में खास तालाब बनाया गया था। तालाब कहाँ मिलता है? मोहनजोदाड़ो में, खास तरीके का, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा। इस तालाब को बनाने में ईंटें, प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल लगाया गया था। पानी का रिसाव रोकने के लिए क्या किया गया था? चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। जिसमें हम देख सकते हैं ये सिंधु नदी, इसके पास मोहनजोदड़ो। ज्यादातर जितने भी शहर उपमहाद्वीप के बसे हैं, सब किसी नदी के किनारे बसे हैं। सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो, रावी के किनारे हड़प्पा, राखीगढ़ी, कालीबंगा, गेरियावाला, चुहंदाड़ो, धौलीवीरा, लोथल, ये सब। ठीक है, इस सरोवर में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। यानी कि एक सीढ़ी जैसे यहाँ से बना दी और एक सीढ़ी यहाँ से बना दी, और इधर कमरा, इधर कमरा, इधर कमरा, चारों तरफ कमरे और बीच में तालाब। इसे भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशेष अवसरों पर स्नान किया करते। विशिष्ट नागरिक कौन? वीआईपी। विशेष अवसर के घर में कोई फंक्शन हुआ या फेस्टिवल वगैरह, फेस्टिवल्स पे ये स्नान किया करते थे। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं।
एक ये भी इम्पोर्टेंट है, अग्निकुंड कहाँ मिले हैं? कालीबंगा, लोथल में अग्निकुंड मिले हैं। मोहनजोदाड़ो में क्या मिला है? तालाब मिले हैं। ठीक है, यहाँ यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं, यानी कि स्टोर करने की जगह, स्टोरेज। ये अभी जैसे बता रहे थे, ये रूम बने हैं, ये चारों तरफ ये कमरे बने थे। इनकी दीवारें जो ईंटें थी वो ये लेके चले गए लोग, रेलवे वाले। कब? 150 साल पहले रेल लाइन जब बिछी थी, तब यहाँ से उठा उठा के ले गए थे और रेलवे लाइन बिछाई थी। लेकिन कुछ ईंटें बची रह गई थी, तो ये 80 साल पहले इतिहासकारों ने, पुरातत्वविदों ने इसकी खोज की थी। ये रूम बने हैं, ये बीच में तालाब हो गया, यहाँ से ये उतरने के लिए सीढ़ी 1, उतरने के लिए सीढ़ी 2, ऐसे बने होते थे। फिर भवन, नाले और सड़कें। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिलों के होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक स्नानागार, एक अलग से स्नानागार होता था। कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कुछ घरों में कुएं मिलते थे और कुछ में स्नानागार मिलता था। ये एक व्यक्ति चिनाई करता हुआ, ऐसे चिनाई होती थी, दीवारें ऐसे बनाई जाती थी। कुछ आज के समय जैसा ही है, बस तब की ईंटें ज़्यादा मजबूत होती थी, ज़्यादा पकाई जाती थी, इसलिए ज़्यादा टिकाऊ थी। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इन्हें जगह जगह मेन होल बनाए गए थे। अब इसमें ये क्या कह रहा है, जैसे आज के टाइम में भी गांव में भी मिल जाएगा। ये घर हो गया, इसके पास से नाली जाती थी और ये मेन होल में जाके, जो घर से मेन होल में जाके मिल गई, ये मेन होल नाले में चले जाता था। ये मेन होल तो आज भी हर घर में मिल जाएगा। ये बस जो नाली थी पहले के ज़माने में या गाँव में, ये अब इनकी ज़मीन के अंदर से पाइपलाइन हो गई। पाइपलाइन अब होल में जाता है और होल नाले में। ये व्यवस्था उस टाइम पे भी थी, हड़प्पा के समय में, यानी कि 4700 साल पहले से ये व्यवस्था चली आ रही, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जाती थी। घर, नाले, सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ किया जाता था। ठीक है, फिर ये आ गया नगरीय जीवन। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ एक ऐसे लोग रहते होंगे जो नगरों की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः शासक थे। हड़प्पा के जो नगर होते थे, उनमें शासक लोग रहा करते थे। शासक उस टाइम पे एक तरीके से वीआईपी हुआ करता था, सिर्फ एक राजा नहीं हुआ करता, काफी मंत्रिमंडल सब कुछ होता था जो पूरे जनता का ध्यान रखता था, जिन पे ज़्यादातर जिम्मेदारियां होती थी। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर, अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। शासक लोग खूबसूरत मनकों, सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीजों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मोहरों पर लिखते ही थे, शायद उन अन्य चीजों पर लिखते होंगे जो बच नहीं पाई। अब लिपिक कौन होता है? लिपिक वो लोग होते हैं जो मोहरे बनाते थे, मोहरों पर कोई जानवर का चिन्ह बना दिया, जिससे ये इस मोहर से ये पता चलता था कि ये व्यक्ति इसी क्षेत्र का है। ठीक है, अब ये क्या हो गई, ये सड़कें हो गई और ये साइड में नाली हो गई, नालियाँ, और इधर आ गए कुएं। ये कुएं हो गए। ठीक है, इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते होंगे। लंबे वो हाँ, लोग लंबी यात्राएं भी करते थे, वहाँ की उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियां। मट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे। ठीक है, इसमें यही बता रहा हूँ, मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला, ये बता दिया, नीचे कुआं। फिर इसमें ये हड़प्पा के टाइम की मोहर है, हड़प्पा की है, मोहनजोदड़ो की है, मतलब उस टाइम पे ऐसी मोहरें चला करती थी। ये एक जानवर है जो लिपिक कह करते थे। ठीक,
इसके बाद विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की, लेकिन अभी तक इसका पता नहीं चल पाया कि इसका अर्थ क्या है। पकी मिट्टी के खिलौने, ये क्या है? ऐसी खिलौने मिले हैं पकी मिट्टी के, इससे बच्चे खेलते होंगे। नगर और नए शिल्प, अध्ययन करें हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई हैं। पुरातन विदों को जो चीजें वहां मिली हैं अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने, बर्तन बनाए जाते थे। फिर ऐसे ये पत्थर के बाट हो गए। पत्थर के बाट, यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुएं मन के बाट और फलक हैं। कांसे हो गए सोने के औजार या फिर बर्तन या सजावट की चीजें, ये सब हो जाता है। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। लाल मिट्टी के बर्तन, इन पर कुछ काले रंग से उकेर दिया। संभवतः 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन, कुछ अन्य तांबे की वस्तुएं से चिपके हुए मिले हैं। पकी मिट्टी तथा फायांस से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती हैं। ठीक है। ये मूर्ति किस तरीके से बनाई गई है, कितनी सावधानी से, दाढ़ी साफ दिखाई दे रही है, ऊपर शासक का मुकुट दिखाई दे रहा है, ऐसे मुकुट होते थे। उसके बाद ये कपड़ा है जो शॉल या राजा लपेटते होंगे उस टाइम पे। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मन के चमकाना या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना आदि। मूर्ति का चेहरा, मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया, उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह से दर्शाई गई है। किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। विशेषज्ञ वो लोग होते थे जो किसी भी काम में निपुण हो जाते थे, एकदम बहुत अच्छे से जो करते हैं। या फिर जैसे आज के टाइम में कहते हैं पीएचडी कर लेते हैं, किसी भी काम में पीएचडी कर ली उसे विशेषज्ञ कह देते हैं। जरूरी नहीं है डिग्री ही लेना है। विशेषज्ञ मतलब बहुत बार करते करते एकदम अच्छे से करने लग जाते हैं उसी काम को। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाएं पुरुष दोनों ही काम में दक्ष थे। फिर ये फेयर्स क्या होता है? पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेयर्स को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। फैन से मन के चूड़ियां, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। कच्चे माल की खोज में ये फैंस का बना है। ये फैंस का बना है। अब इसमें क्या कैसे मिक्स होता था? एक तो बालू प्लस पत्थर। कच्चे माल की खोज में कच्चे माल उन पदार्थों कहते हैं जो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसी किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, जैसे लकड़ी या धातु के ऐसे प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल है। कोई भी चीज जो प्राकृतिक रूप से मिलती है और उससे फिर कुछ बनाया जा सकता है, उसे कहते हैं कच्चा माल। इनसे फिर कई तरह की चीजें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा के लोगों को कई चीजें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों को दूर दूर से आयात करते थे। ठीक है। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे।
तांबे का आयात कहाँ से हो जाता? राजस्थान से। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। और कहाँ से होता था? ओमान से। एक यहाँ से, दूसरा ओमान से। कांस्य बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। टिन कहाँ से मिलता था? ईरान और अफगानिस्तान से। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक। सोना कहाँ से लेते थे? कर्नाटक। बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान, अफगानिस्तान। ये पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। ये एक खिलौना हो गया। रेलगाड़ी यहाँ पे बांध के चलाते होंगे, कुछ करते होंगे बच्चे, बच्चों को खिलौने के लिए। फिर ये क्या है? ये एक मोहर हो गई। मोहर या फिर ये पढ़ा नहीं गया है, ये कुछ लिखा हो सकता है उस टाइम के हिसाब से। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे, जानवर पालते थे। किसान और चारवाही ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों, दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, तिल, सरसों उगाते थे। कुछ पौधों के अवशेष मिले हैं, उनसे क्या पता चलता है कि हड़प्पा में लोग क्या क्या खाते थे। गेहूं मिले हैं, जौ मिले हैं, दालें मिली हैं, मटर मिला है, धान मिला है, तिल मिला है, सरसों मिला है। यहाँ पे क्या नहीं मिला? चावल। हड़प्पा में ये आ जाएगा कि हड़प्पा में क्या नहीं मिला। तो क्या नहीं मिला? चावल नहीं मिला। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए क्योंकि वे प्राय लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल्के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और जरूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरियां पालते थे। ऊपर अभी देख लिया हड़प्पा के लोग क्या क्या खाते थे, क्या क्या खाते थे। और इधर क्या है? हड़प्पा के लोगों के पास क्या 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 पालते थे? गाय पालते थे, भैंस पालते थे, भेड़ पालते थे, बकरियां पालते थे। ये चार आए तभी इन पर टिक करना, और कुछ भी आ जाए तो उन पर टिक नहीं करना। बस्तियों के आसपास तालाब, चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों को शिकार करते थे। अब कभी कभी ये भी आ जाता है कि क्या हड़प्पावासी हड़प्पावासी हिरण पालते थे, हिरण का शिकार करते थे, पालते नहीं थे। मछली नहीं पालते थे, पकड़ के खाते थे। ठीक। ये भी एक खिलौना है, हल्के आकार का। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। कच्छ के इलाकों में खाद्र बैत के किनारे धौलीवीरा नगर बसा था। वहां पे कच्छ यानी कि गुजरात, गुजरात के कच्छ के इलाके में खाद्र बैत के किनारे धौलीवीरा नगर बसा था। वहां साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। जहां हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभक्त थे, वहीं धौलावीरा नगर दो तीन भागों में विभक्त था। हड़प्पा की सभ्यता कहीं दो भागों में विभक्त थी, धौलावीरा तीन भागों में विभक्त था। तीन भागों में कौन विभक्त था? धौलावीरा। ठीक। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खोदा पाया गया है। कुछ अवशेष क्या है? हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों पत्थरों में खुदा है, पत्थरों पर बड़े बड़े अक्षरों में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लोग मोहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। गुजरात की खंबत की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल,
आसानी से मिल जाता था। ये पत्थरों, शंखों, धातुओं से बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इन नगर में एक भंडार गृह भी थी। इस भंडार गृह से कई मोहरें, मुद्राकन या मोहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप मिली है। एक लोथल का बंदरगाह है। ये लोथल का बंदरगाह है। बड़ा तालाब है। ठीक। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि समुद्र के रास्ते जो भी नाव आती थी वो यहाँ पर रुक जाती थी, माल चढ़ाया उतारा जाता होगा। ठीक। आज के टाइम में अगर हम देखेंगे तो अडानी पोर्ट्स, काफी सारे पोर्ट्स हैं, वैसे ये भी है। यहाँ एक इमारतें मिली हैं जहाँ संभवतः मन के बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अधबने मन के बनाने वाले उपकरण और तैयार मन के भी यहाँ मिले हैं। मुद्रा मोहर, मुद्रांकन या मोहरबंदी। ये मुद्रा ऐसी मुद्रा होती थी। मोहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद इनकी मुहानों पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मोहर लगाई जाती थी। मोहर की छाप को मोहरबंदी कहते थे। अच्छा, पैकिंग करी, पैक किया, कोई ये थैला लिया, इसको पैक किया, इस पे मिट्टी लगाई खूब सारी, उसके बाद एक मोहर बना दी, तो ये हो गई मोहरबंदी। फिर सभ्यता का अंत कैसे हुआ? सभ्यता के अंत का रहस्य। 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। अचानक लोग इन नगरों को छोड़ दिया। अब इतिहासकारों ने पहले से 3900 साल पहले का एक नगर ढूंढा। कब? 80 साल पहले। 80 साल पहले खूब रिसर्च वगैरह करी और 4700 साल पुराना नगर ढूंढा, जिसमें बाद में ये रिसर्च में निकला कि 3900 साल पहले एक बहुत बड़ा, करीब करीब कब है, 1200 है ना, नहीं 800, 800-900 साल के आसपास एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। इन नगरों को छोड़ दिया। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मोहर, बांटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। ये सब क्यों हुआ? अभी तक इसका पता नहीं है। कुछ विद्वान का कहना है कि नदियां सूख गई, ये भी एक कारण हो सकता है। नदियां सूख गई। अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। जब जंगलों का विनाश हो गया तो वहां पर उपजाऊ नहीं बची होंगी जमीन। ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह या घास वाले मैदान समाप्त हो गए। ये भी एक रीजन हो सकता है कि जो जिस पशु को पालते थे वो लोग, वहाँ पे घास वाले मैदान समाप्त हो गए, यानी घास ही समाप्त हो गई वहाँ के इलाकों से। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई होगी। लेकिन इन कारणों से स्पष्ट नहीं होता कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़, नदियों के सूखने का असर कुछ इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। नियंत्रण समाप्त हो गया, जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध, सिंध, पंजाब, कहाँ के? पाकिस्तान के। पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थीं। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। 1400 साल पहले नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में अध्याय 5 और 8 में पढ़ेंगे। 14 साल पहले दोबारा एक नगरों का विकास हुआ। अन्य में हम पढ़ लेते हैं। एटलस में मिस्र, नील नदी के आसपास वाले इलाकों छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है। 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथीदांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। बड़े बड़े मकबरे बनवाए, जैसे पिरामिड, ये पिरामिड होते हैं, के नाम से जाना जाता है। राजाओं की मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को मीमी कहा जाता था। उनके शवों के साथ और भी अनेक चीजें दफनाई जाती थी। खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्ययंत्र, हथियार और जानवर शामिल हैं। कभी कभी शव के साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए विश्व में सबसे ज्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था।
यहाँ पर ये 3rd चैप्टर हमारा खत्म हो गया। एक बार रिवाइज कर लेते हैं शुरू से। पूरे में क्या क्या पढ़ा है एक बार रिवीजन कर लेते हैं 2 मिनट में। ये हड़प्पा की कहानी थी जो 150 साल पहले रेलवे लाइन बिछ रही थी, तब पंजाब में शुरू हुई थी। उसके बाद 80 साल पहले इतिहासकारों ने ध्यान दिया इस पर कि खंडनी उपमहाद्वीप का एक नगर है। ठीक है। नगर की विशेषता ये थी, नगर की विशेषता की 2 हिस्से में बटा होता था। दुर्ग, इसे कहते थे दुर्ग, और इसे कहते थे निचला नगर। ये कहाँ का मिला है? आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब में मिला है, सिंध प्रांत में मिला है, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांत में मिले हैं। ठीक है। ये ज्यादातर कहाँ बसे होते थे? किसी नदी के किनारे पर बसे होते थे। फिर भवन और सड़कें कैसे होते थे? काफी व्यवस्थित होते थे। स्नानागार अलग होता था और कुएं होते थे, मेन होल बनाए जाते थे। फिर नगरीय जीवन कैसा था? नगरीय जीवन शासकीय था। धातु बहुमूल्य अन्य चीजें मंगवाते थे और काफी विकसित हो चुके थे उस टाइम के लिए। ये मोहर है, ये ऐसा होता था वो या तो व्यापार के लिए इस्तेमाल की जाती होगी या फिर किस उस क्षेत्र के व्यक्ति की पहचान के लिए, कि उस क्षेत्र के व्यक्ति को देती है उस क्षेत्र का हड़प्पा का है, मोहनजोदाड़ो का है, उसके लिए। फिर नगर या शिल्प, ये बर्तन मिले, पत्थर के शंख, तांबे, कांसे, सोने, चांदी, धातुएं बनाई गई थी। सबसे आकर्षक वस्तु क्या मिली है? आकर्षक वस्तुएं मन के बाट और फलक मिले हैं। ठीक है। ये उस टाइम पे राजा की एक मूर्ति बनाई जाती थी, किसी शासक की मूर्ति होगी है। ये फ्यांस थे, इनसे भी तैयार किए जाते थे, पत्थर या शगड़ वस्तुएं बनाई जाती थी। फिर एक ये है, तांबा कहाँ से लाते थे? राजस्थान और ओमान से मिलता था। फिर टिन कहाँ से लाते थे? टिन ईरान और अफगानिस्तान से। सोने का आयात कहाँ से करते थे? कर्नाटक से। बहुमूल्य पत्थर का आयात कहाँ से करते थे? गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन, भोजन के लिए हड़प्पा लोग क्या क्या खाते थे? गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों। ये क्वेश्चन आया था, चावल पूछ लेते हैं, चावल नहीं खाते थे क्योंकि अभी तक मिला नहीं है कुछ भी। और पशु कौन कौन से पालते थे? गाय, भैंस, भेड़, बकरियां। ज्यादातर ये लोग झुंडों में रहते थे और झुंड में मवेशियों को अपना चारा पानी तलाश करते थे। शिकार किसका करते थे ये लोग? हिरण का शिकार करते थे और मछलियां पकड़ते थे। फिर थोड़े टाइम बाद एक गुजरात में एक नगर मिला जो बाकी नगरों से अलग था। ये क्या था? 3 हिस्सों में बटा था। ऊंची दीवारें, बड़े प्रवेश द्वार और सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए भी एक अलग से था। ये ऐसे पोर्ट्स होते थे, बाहर से समुद्र से यहाँ पर आके उनकी नाव रुकती थी, यहाँ से माल उतारा जाता होगा। ठीक है। ये मोहर हो गई पैकेजिंग के बाद, इस पर गीली मिट्टी करके मोहर लगा दिया करते थे, इसे हम कहते थे मोहरबंदी। सभ्यता का अंत कैसे हुआ? सभ्यता का अंत कोई एक रीजन नहीं था, अभी तक पक्का भी नहीं पता कि किस वजह से हुआ है। तो अलग अलग विद्वान अपना अंदाजा लगाते हैं कि नदियाँ सूख गई होंगी, क्योंकि ये लोग नदियों के पास रहते थे, पानी के लिए कोई वो नहीं था, तो कहीं और चले गए होंगे। दूसरा रीजन ये था जंगलों का विनाश हो गया, जंगल खत्म हो गए थे। तीसरा, जो मवेशियों को पालते थे, गाय गाय भैंस जिसको भी पालते थे, उनको चारागाह के लिए वो घास के मैदान समाप्त हो गए होंगे। तो जब चारागाह उसको पालतू पशुओं को वो नहीं मिला, घास नहीं मिली, तो फिर जहां पर घास के मैदान थे वहां पर चले गए। ठीक है। फिर ये 14 साल बाद नए नगर विकास हुआ। अध्याय 5 और 8 में पढ़ेंगे। तो इसी के साथ हम समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले अध्याय में।